हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइज, आज मेरे चैनल को 3 साल हो गए हैं और 3 साल पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा बस एक ही विज़न था कि मेरे चैनल पे लॉ का जो कंटेंट है वो जितना ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है डिफरेंट जॉनर्स ऑफ लॉ में, जैसे कि कंपनी लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉज हो गए, आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, कॉम्पिटिशन लॉ, एनवायरमेंट लॉ, वेरियस जॉनर्स ऑफ लॉ पे मैं डील करूँ और आपके लिए लॉ के जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत वेराइटी ऑफ लॉ के वीडियोस मैं लेके आऊँ और जजमेंट्स भी मैं केस स्टडीज़ भी लेके आऊँ। तो ये मेरा विज़न था और कुछ हद तक मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाई भी हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या मेरी वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो नोटिफिकेशन का आइकन है आप प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। बीच में मैंने ऑलमोस्ट 2019 में मैंने कोई भी कंटेंट नहीं बनाया था। आई वाज बिजी इन समथिंग एल्स, बट नाउ सिंस द लास्ट 2 months आई हैव बीन मेकिंग कंटेंट रेगुलरली। मैं काफ़ी ऑलमोस्ट 40 वीडियोस मैं बना चुका हूँ लास्ट 2 महीने के अंदर और मैं आगे भी और कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा और अभी प्रेजेंटली मैं सीआरपीसी के ऊपर कंटेंट बना रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का कि रिलेशनशिप का आपके करियर पे क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉट एवर द इम्पैक्ट इज, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, रिलेशनशिप वर्ड है क्या। अगर आप किसी 18-19 साल के लड़के से या लड़की से पूछेंगे कि रिलेशनशिप क्या है तो शायद वो आपको बहुत बेहतर डेफिनेशन बता देगा। वो इवन आपको ये भी बता देगा कि हाउ टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, हाउ टू मैनेज द रिलेशनशिप, हाउ टू मेंटेन द रिलेशनशिप, ना जाने क्या क्या इंट्रिकेट डिटेल्स आपको बता दे रिलेशनशिप के ऊपर। तो रिलेशनशिप सिंपली अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी कॉमन हैबिट्स हैं, उनकी कॉमन लाइकिंग्स हैं, उनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजीज मैच करती हैं, तो दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप वेयर दे आर टुगेदर फॉर सम टाइम और फॉर द लॉन्गर टाइम ऑल्सो। तो क्या क्या वो ग्राउंड्स है, क्या क्या वो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में जाता है, अपने आप को कमिट करता है कि नहीं ठीक है मैं आपके साथ हूँ फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है कि अगर आपकी कॉमन हैबिट्स मैच करती हैं या फिर आपकी कॉमन आइडियोलॉजीज मैच करती है, कुछ पर्टिकुलरली कॉमन है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से एक दूसरे को आप पसंद करते हैं और दोनों की कंसेंट है कि ठीक है दोनों साथ में आ रहे हैं फॉर सर्टेन टाइम, तो वो एक सबसे पहला रीज़न होता है। दूसरा रीज़न तो ये है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उनको कभी ना कभी अपने लाइफ के किसी स्टेज में किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उनको समझ पाए, जिसके सामने वो थोड़ा सा एक्सप्रेस अपने आप को कर पाए, अपने इमोशंस को एक्सचेंज कर पाए और इंटरेक्शंस को बढ़ा पाए। शायद ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी उतने इंटरेक्टिव नहीं है और वो कुछ हद तक इंट्रोवर्ट हो गए हैं जस्ट बिकॉज कि उनको एक अपना एक्सप्रेस करने वाला कोई इंसान नहीं मिला। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जब आपको ऐसा कोई इंसान मिल जाए जिसके साथ आपको ये कंफर्ट जोन फील हो कि नहीं आप उसके साथ अपनी बात, अपनी इंटरेक्शन, अपनी कन्वर्सेशंस कर सकते हैं और वो कन्वर्सेशंस एक ट्रस्ट आप दोनों के बीच में बिल्डअप कर देगा, तो वो भी एक ग्राउंड होता है कि आप रिलेशनशिप में एंटर होते हैं। तीसरा जो टाइप है उसके अंदर रिलेशनशिप को एक एडवेंचर की तरह ट्रीट किया जाता है कि ठीक है यार रिलेशनशिप में आते हैं 3 महीने, 6 महीने, साल भर और उसके बाद ठीक है फिर दूसरे रिलेशनशिप में चलेंगे, फिर तीसरे रिलेशनशिप में चलेंगे, तो वो एक एडवेंचर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अब बात आती है कि हमारा जो मेन इशू यहाँ पे है कि आपका जो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो डायरेक्टली आपका उसके करियर पे क्या असर है। अगर आप ऑलरेडी अपने करियर में सेट हैं या फिर अगर आप अपने करियर को बना रहे हैं, आप करियर के मिड में, आप अपने एकेडमिक्स में ही हैं, अभी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप उस टाइम पे रिलेशनशिप में हैं तो उस चीज़ से आपके उस करियर पे, आपके उस पर्टिकुलर एकेडमिक्स पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा और वो कितना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहले हम कुछ पॉजिटिव साइड और पहले हम कुछ गुड थिंग्स अबाउट द रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसका एक एडवांटेज हमेशा रहता है कि आप अपने आप को इमोशनली बेटर अपने आप को एक्सचेंज कर पाते हैं, अपने इमोशंस को बेटर कन्वर्सेट कर पाते हैं, इंटरेक्शन बेटर कर पाते हैं। द रीजन बीइंग कि वहां पे आपको, जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो तो आपको ये ही फील होता है कि हाँ यहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ या यहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं वो चीज़ें शेयर कर सकती हूँ जो शायद मैं और किसी के साथ माइट बी ड्यू टू द ट्रस्ट इशू मैंने शेयर ना किया हो। हालांकि ये इंटरेक्शन आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, आप अपने ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, बट जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक सर्टेन एक्सक्लूसिवनेस आपके अंदर आ जाती है कि ठीक है ये पर्सन है, इसके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ, बहुत सारे ऐसे कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शन शेयर करता हूँ जो शायद मैं किसी और के साथ ना करूं। तो इससे आपको एक चीज होती है कि आप अपने इमोशनल एक्सचेंज बेटर कर पाते हैं और एक ह्यूमन बिहेवियर कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि जब आप अपने आप को बेटर इमोशनली एक्सचेंज करते हैं, जब आप अपने आप को, अपनी इंटरेक्शन को बेटर सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लगती है, आपको खुशी होती है, एक फील गुड फैक्टर आता है आपको कि आपको लगता है अच्छा कि नहीं आपने अपने मन की बात किसी को, कोई आपने मन में कुछ दबा के नहीं रखा हुआ, कोई किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तो आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहते हैं। दूसरा रीजन जो पॉजिटिव साइड है इस चीज़ का कि आप जब एक रिलेशनशिप में आते हैं तो
हमेशा रिलेशनशिप आपका केक वॉक की तरह तो चलता नहीं। कभी आज आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं है, कल को प्रॉब्लम्स आ गई, फिर परसों फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसके अगले दिन प्रॉब्लम आ गई। तो आए दिन प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। तो थोड़ा बहुत आप इस तरीके के जो पर्सनल इश्यूज हैं उनसे डील करना कहीं ना कहीं सीख जरूर जाते हैं। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के एंड से। तो आपको कुछ ना कुछ ये पता चलता है कि नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उस केस में किस तरीके से उस सिनेरियो से निकलना है या किस तरीके से उस सिनेरियो को डील करना है, उस प्रॉब्लम को कैसे, उस इशू को कैसे डील करना है। ये चीज आपको हल्का फुल्का आइडिया लग जाता है जब आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इवन फॉर दैट मैटर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में भी रहते हैं। यहां पे कई लोग ये सोचेंगे कि क्या जो इंसान रिलेशनशिप में नहीं है तो क्या वो इमोशनली बेटर इंटरेक्शन नहीं कर सकता? क्या जो इंसान रिलेशनशिप में नहीं है क्या वो कॉम्प्लिकेशंस को बेटर डील नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है जी। मैं यहां पे सिर्फ उस फैक्टर की बात कर रहा हूं कि जो रिलेशनशिप में कन्फाइंड है, कि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उसके कुछ पॉजिटिव क्या है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो ये जो यहां पे पॉजिटिव है वो वहां नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप में आने से भी पॉजिटिव हो सकता है, और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो भी आप इमोशनल बेटर इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो भी आप बेटर जो कॉम्प्लिकेशंस है आप उसको बेटर डील कर सकते हैं, इश्यूज को बेटर डील कर सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रिलेशनशिप के आने की वजह से ये पॉजिटिविटी आती है। बट मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो आपको जो पॉजिटिविटी मैंने बताई या जो पॉजिटिविटी आपको अच्छी मतलब फील होती है कि ठीक है, हाँ ये एक अच्छा फील गुड फैक्टर आता है कि ठीक है आपने इंटरेक्शन किया, आपको अच्छा लगा, आपने इमोशनल इंटरेक्शन किया, आपको एक सेटिस्फैक्शन फील है दोनों तरफ से, आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट कर दिया, तो उससे आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील हुए। मगर जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया, जो एफर्ट आपने इन्वेस्ट किया, जो अटेंशन आपने इन्वेस्ट किया, जो फोकस आपने इन्वेस्ट किया उस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन को बनाने में, वो एफर्ट आप किसी दूसरे काम में अगर लगाते या फिर वो एफर्ट आप किसी प्रोडक्टिव काम में किसी दूसरे और अदर वर्क में लगा सकते थे, वो आपने नहीं लगाया। प्रॉब्लम क्या होती है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपकी एक 20 मिनट की फोन पे बात हो रही है, तो उस 20 मिनट की फोन पे बात करने से पहले प्रायर आपके दिमाग में बात चल रही है, और आपने 20 मिनट की जब फोन पे बात करी, अच्छी बात हुई बुरी बात हुई, तो अगर अच्छी बात हुई तो उसका जो एक फील गुड फैक्टर है वो फोन के बाद आपके दिमाग में चलेगा। अगर आपकी बुरी बात हुई तो उसका जो फील बैड फैक्टर है वो आपके दिमाग में चलेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हुआ कुछ यूं कि पास्ट टेंस में भी आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, प्रेजेंट टेंस में भी आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, फ्यूचर टेंस में भी आपके दिमाग में कोई बात चल रही है। तो आपका जो ऑक्यूपेंसी ऑफ द माइंड है या फिर आपका जो ऑक्यूपेंसी ऑफ द बेटर पोर्शन ऑफ द माइंड है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से घिर जाता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या सबके साथ रिलेशनशिप एक फेलियर मॉडल है? क्या सबके साथ रिलेशनशिप वर्क नहीं करता? क्या लोग मैनेज नहीं कर सकते? क्या लोग सॉर्ट करना नहीं जानते? तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है, अगर आपका सॉर्टिंग करने की एबिलिटी बहुत बढ़िया है, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज को बेटर प्लेस कर पाते हैं और एक्चुअली में आप अपनी प्रायोरिटीज को बेटर प्लेस कर रहे हैं, बिना सिर्फ डायलॉग दिया, बिना सिर्फ को फिलॉसफी बोले, अगर आप एक्चुअल में वो चीज करते हैं तो शायद आप अपने रिलेशनशिप को भी ढंग से कैरी कर सकते हैं और दोनों चीज के बैलेंस को मेंटेन आप कर सकते हैं। मगर इस तरीके के लोग कितने हैं? आप अपने आसपास ढूंढने की कोशिश करिए कि आप अपने आसपास कितने लोग ऐसे देखते हैं जो रिलेशनशिप और करियर को साथ में बैलेंस करके चल रहे हैं। शायद संख्या कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, जब रिलेशनशिप में आप एंटर होते हैं तो उस टाइम पे आप सिर्फ उसके गुडीज देखते हैं, आप अच्छी बातें देखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। रिलेशनशिप में जब आप एक समय गुजार देते हैं तो अगर आपके कोई इश्यूज हैं, अगर आपके इश्यूज नहीं हो रहे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके कोई इश्यूज होते हैं तो वो चीज आपके दिमाग का एक पोर्शन लेके जाती है, वो चीज दिमाग का एक जो अटेंशन है वो अटेंशन लेके जाती है। और उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप अपने आप को कंसोल करना शुरू कर देते हैं। कंसोल इन द फॉर्म ऑफ कि आप लेट सपोज आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसी बीच में आपकी कोई इंटरेक्शन हो गई और इंटरेक्शन में आपने लड़ाई कर ली, या फिर किसी चीज पे बहस हो गई, या किसी चीज पे अननेसेसरी आर्गुमेंट क्रिएट हो गई ऑटोमेटिकली। तो अब जब वो आर्गुमेंट क्रिएट हुई तो आप अगर उस टाइम पे कुछ पढ़ रहे थे, तो मान लीजिए आज का आपका टारगेट था कि आपको 12 पेज पढ़ने थे 2 घंटे के अंदर और अच्छे से कॉन्सेप्ट को रटना था। आपने शायद 4 पेज पढ़े, आपने शायद 5 पेज पढ़े, 6 पेज पढ़े और सोचा यार इसको तो कल पढ़ लूंगा, आज नहीं यार थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। फिर कल सेम आपकी प्रॉब्लम हो गई, फिर आपका झगड़ा सुलझ गया, आप बहुत खुश। अब जब आप खुश हो गए तो उस टाइम आप किताब नहीं देख रहे, उस टाइम आप खुश हो गए तो आप और बेहतर इंटरेक्शन कर रहे हो, आप अपने रिश्ते को और सुधारने की कोशिश कर रहे हो, आपने अपना टाइम वहां पे गवा दिया। अब फिर से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपकी लड़ाई एक बार दोबारा हो गई, फिर से आपने अपना जो डेली टारगेट सेट किया था उस डेली टारगेट में आपने ये नई चीज घुसा दी। तो प्रॉब्लम इससे क्या हुई कि आपने जो प्रायोरिटीज की प्लेसिंग ढंग से नहीं करी, या फिर अगर आपने प्रायोरिटीज की प्लेसिंग ढंग से करी भी है तो आप एक्चुअल में उस प्रायोरिटी को प्लेस नहीं कर पाए, तो इस वजह से आप
आपका जो बैलेंस है वो बैलेंस खराब हो जाता है। आई मीन टू से कि मान लीजिए आपने अपनी प्रायोरिटी सेट करी थी कि मुझे इस महीने ऑलमोस्ट 2 चैप्टर मतलब 2 किताबें खत्म करनी है, 2 सब्जेक्ट खत्म करनी है, और आप अगर 2 सब्जेक्ट नहीं खत्म कर पाए या 1 सब्जेक्ट ही खत्म कर पाए, या आपने जो टारगेट अपने सेट किए थे आप उसका 30%, आप उसका 40% ही अचीव कर पाए, तो जो 60% रिमेनिंग टारगेट आपका रह गया वो अगले महीने के कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब अगले महीने पता चला अगर आपको कोई और नया इशू आ गया, आपकी कोई और नया पंगा हो गया, तो आपका दिमाग अगले महीने भी ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो आपके जो टारगेट्स हैं जो आपने अपने पढ़ाई के दौरान, अपने एकेडमिक्स के दौरान बनाए हुए हैं, वो टारगेट डेफर हो रहे हैं। अब डेफर होने से प्रॉब्लम क्या होती है कि जब उसका एग्जाम आएगा, मान लीजिए 6 महीने, साल भर, 15 महीने बाद, साल भर के आसपास तो एग्जाम हो ही जाता है, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में जब भी आपका वो एग्जाम मोमेंट आएगा, तो क्योंकि आपके टारगेट्स डेफर ऑलरेडी हो चुके हैं और आपका एक मेंटल स्पेस जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है किसी दूसरे फैक्टर में, इसकी वजह से आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो यू विल फील कि वो जो एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और ये मैं उस केस की बात कर रहा हूं, उन सिनेरियो में उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपनी प्रायोरिटीज को बेटर प्लेस नहीं कर पाते, जो बैलेंसिंग बिटवीन द टू को उतना ढंग से एक्चुअल सेंस में अप्लाई नहीं कर पाते। फिलोसफिकली शायद वो डिस्कस करते होंगे, माइट भी वो अपने दिमाग में सोचते भी होंगे, मगर एक्चुअल सेंस में जब उसको अप्लाई करने की बात आती है तो शायद वो उतना बेटर उसको अप्लाई ना कर पाते हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अब बात आती है कि जब आपका दिमाग ऑक्यूपाई हो गया, आपने एक लंबा टाइम इस तरीके से गुजार दिया, 1 साल 1.5 साल, तो आपको सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। अब ये टाइम तो आपका चला गया, 1 साल 1.5 साल। अब असली प्रॉब्लम शुरू तब होगी जब उस वजह से कल को आपका हो जाए ब्रेकअप। अब कल को जब आपका अगर ब्रेकअप हो गया, या फिर आप सेपरेट हो गए, किसी भी वजह से आप सेपरेट हो गए, ड्यू टू द ईगो इशू सेपरेट हो गए, ड्यू टू डिसलाइकिंग ऑफ ईच अदर आप सेपरेट हो जाते हो, या फिर ड्यू टू आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, किसी भी रीजन से आप सेपरेट होते हो, या फिर कोई भी रीजन नहीं, तो अगर आप सेपरेट हो जाते हो तो वो आपके दिमाग का फिर से एक हिस्सा लेना शुरू कर देगा, और शायद वो मास लेवल पे हिस्सा लेना शुरू कर देगा। आपके दिमाग की जो ऑक्यूपेंसी है वो उस टाइम पे वो ज्यादा ऑक्यूपाई करना शुरू कर देगा। द रीजन बीइंग कि अब आपको अपने दिमाग में एक स्ट्रेस हो रहा है। अब वो जो स्ट्रेस हो रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से आप फॉर द टाइम बीइंग अपनी अदर प्रायोरिटीज को डिसलॉज कर देंगे, आप अपनी अदर प्रायोरिटीज को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे, ये सोचे बिना कि वो प्रायोरिटीज इनफैक्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जब वो टाइम आपका आएगा कि जब प्रायोरिटीज को दोबारा आप रीसेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने उस टाइम पे बहुत कुछ लूज कर दिया, जो ऑलरेडी आपके हाथ में था, जो आप कन्वर्ट कर सकते थे, आप उसको एक्चुअली में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाती है जब आप एक रिलेशनशिप में करियर को साथ में मैनेज करके चलने की कोशिश करते हैं। पॉइंट यहां पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में ही हमेशा प्रॉब्लम होती है कि कोई बंदा रिलेशनशिप में आया तो वो अपने करियर में कुछ नहीं कर सकता। इट इज नॉट द मैटर। ये मैंने आपको जैसे बोला कि ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को लेकर सेल्फ अवेयर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर योर गोल्स, हाउ यू हैव टू सेट योर गोल्स, हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज द गोल्स। ये अगर आप बेहतर करना जानते हैं, नॉट फिलोसफिकली, शब्दों में नहीं, एक्चुअल सेंस में अगर प्रैक्टिकली आप इस चीज को बेहतर करना जानते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप भी चल जाए और आपका करियर भी साथ के साथ मैनेज हो जाए। मगर इस तरीके के लोग आपको कंपैरेटिवली अगर आप अपने आसपास भी देखेंगे तो थोड़े कम मिलेंगे। तो बात आती है कि फिर आपको रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप में रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, वो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, वो ब्रेकअप करना चाहता है, ये उसकी अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये उसको डिसाइड करना है कि उसको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है और उसकी लाइफ किस तरीके से टर्न लेना चाहती है। वो सबकी अपनी अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस है। लेकिन यहां पे एक फैक्टर जरूर है, अगर आप उस फैक्टर को अपनी लाइफ में एक्चुअली में इंप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आपको थोड़ा सा प्रायोरिटीज को सेट करने में आसानी होगी। दैट इज द फैक्टर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कि अगर आप अपने बारे में थोड़ा बेटर सेल्फ अवेयर हैं, आप अपने गोल्स के बारे में बेटर सेल्फ अवेयर हैं, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के बारे में आप बेटर सेल्फ अवेयर हैं, तो उस केस में एक ऐसी सिनेरियो होगी जहां पे आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करिए एक व्यक्ति है, उसका अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, और उसके बाद अब ब्रेकअप होने के बाद उसके अंदर एक मोटिवेशन की आग आ गई कि यार मुझे अब करना है लाइफ में, मुझे कुछ बनाना है अपनी लाइफ में, अपना करियर बनाना है, अपने एकेडमिक्स सुधारने हैं, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस तरीके की थॉट आने लगी और मैंने बिल्कुल एकदम पुराने जो ब्रेकअप के टॉक्सिक थॉट्स थे, मैंने सबको रिमूव कर दिया है। अब मेरे दिमाग में कोई ऑक्यूपेंसी नहीं है। और साइमल्टेनियसली आपको दिखता है कि वो व्यक्ति आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना दुख भरी शायरियां, दुख भरी कहानियां, दुख भरी पोएम, इस तरीके की बातें पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। तो उससे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता,
लेकिन ये चीज क्लियर होती है कि उस इंसान ने अभी तक अपने आप को मूव ऑन नहीं किया, उस इंसान ने अभी तक अपने दिमाग से वो जो थॉट्स थी, वो जो पास्ट थॉट्स थी, उनको रिमूव नहीं किया और नई थॉट्स को उसने अपने दिमाग में आने नहीं दिया, और उसने अभी तक जो अपनी प्रायोरिटीज हैं उसको बेटर सेटल नहीं किया। तो इसीलिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप नहीं हैं, तो आप अपनी पहली प्रायोरिटी ये करिए कि आप सेल्फ अवेयर होने की कोशिश करिए कि अगर अगले 3 साल के आपके टारगेट्स क्या हैं, अगले 1 साल का आपका टारगेट क्या है, आपको उसको कैसे अचीव करना है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ कंसोलेशन को अवॉइड करें, कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने आप को सेल्फ कंसोल ना करिए। अगर आपको अपने करियर में आपको कुछ पढ़ना है, आपके अपने स्टडी टारगेट्स हैं, आपके और दूसरे करियर बेस्ड टारगेट्स हैं, तो वो टारगेट्स जितने जल्दी और जितना ज्यादा कंप्लीट करने की आप कोशिश करेंगे तो वो आपका एक सेपरेट स्पेस बनेगा। क्योंकि अगर आप दो चीजों को मर्ज कर देंगे तो जो फाइनल आउटपुट होगा वो फाइनल आउटपुट किसी भी तरफ नहीं होगा। अगर आप अपने करियर में अपने रिलेशनशिप को कंप्लीटली सब्स्यूम कर देंगे तो उस केस में जो फाइनल आउटपुट आपको दिखेगा वो आपको यही दिखेगा कि आपका रिलेशनशिप भी प्रॉपर नहीं चल पाया, और उस वजह से जो आपको फ्रस्ट्रेशन हुई, आपका करियर भी प्रॉपर नहीं चल पाया, तो आपने मेसअप कर दिया। तो कोशिश अगर आप एक्चुअली में चलाना चाहते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ रिलेशनशिप को चलाना चाहता है, तो उस केस में फिर आप अपनी प्रायोरिटीज को बेटर सेटल करिए। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट था, that was a podcast about only the observation, guys. It was not a biography, let me be very clear about it. So thank you so much guys for giving your precious time to me. और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके ऊपर और भी नए नए टॉपिक्स पे बनाता रहूंगा, और मेरी CRPC की वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।